बादली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, चुनाव प्रचार पूरे जोरों से चल रहा है। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार देखा जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक तमाम प्रत्याशी लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं और अलग अलग अंदाज में प्रचार किया जा रहा है। कैसा चल रहा है प्रचार आपका? बहुत शानदार, ज़बरदस्त, गजब का। और लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, ममता मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, अभिभूत हूँ, आनंदित हूँ, कृतज्ञ हूँ। सर, कुलदीप वत्सी जो हैं वो 2014 में आपके सामने थे, 2019 में आपके सामने थे, 2014 में आप जीते, 2019 में वो जीते। अब तीसरी बार एक दूसरे के आमने सामने हैं। अभी तक 1-1 का स्कोर हुआ है। इस बार क्या कुछ नजर आ रहा है? इस बार आशीर्वाद जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। और लोग मिस कर रहे हैं कि 14 से 19 तक जो काम हुए थे, उन कामों को लोग मिस कर रहे हैं। मैंने इस क्षेत्र में उस 5 वर्षों में, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा था कि जिसमें जैसे अपना ढाकला काशनी रोड, कुलाणा रोड, इस पर कभी मंत्री नहीं बना था आज़ादी के बाद। मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जो मंत्रिमंडल में गया, 5 मंत्रालय मेरे पास थे। और ये जो बादली साइड के जो गांव हैं जिनमें अभी हम घूम रहे हैं, यहाँ चौधरी धीरपाल जी थे। लेकिन तो भी जो काम होने चाहिए थे उस प्रकार के, उन्होंने बड़ी कोशिश की। एक बार सब तहसील बनाया, कॉलेज बनाया, लेकिन उसको भी तोड़ दिया गया था वापस। लेकिन अब जब मैं आया तो ये चौधर का नारा लाते थे कांग्रेसी यहाँ पे, लेकिन पीने के पानी का संकट था, आपके गांव तक में था। लोग कहते थे पानी पिला दो। और पटवारी से ऊपर कोई अफसर नहीं था यहाँ। आज इस हल्के में 2 BDO बैठते हैं, SDM बैठता है, तहसीलदार बैठता है, DSP बैठता है। कोलाणा में कॉलेज बना है, कई सारी स्कूलों की बिल्डिंग बदल गई है, 100 से ज़्यादा सड़कें हमने उस समय यहाँ बनवाई। ट्रेन नंबर 8 को नहर की तरह चलाने का काम किया, 8 पुल उस पर बनवाए। रैया में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर लेके आए। अभी मुनीमपुर गांव रास्ते में आएगा, उसमें एक्सीलेंसी सेंटर है फ्लोरिकल्चर का। ये हमने NCI एम्स बनवाई। दरियापुर का जो आयुर्वेद का राष्ट्रीय स्तर का सेंटर है उसको बना के चालू किया है। बादली की 4 लाइन करके जो है वो बाईपास बनवाया हुआ है। परचेज सेंटर शुरू कराए पाटोदा में, बादली में, ढाकला में, सभी यार्ड बनवाया अनाज खरीदने का। अब चारों तरफ देखेंगे तो इतने सारे काम हैं। हर गांव में व्यायामशाला, हर गांव में ओपन जिम, शहरों की तरह से। कोई गली हमने छोड़ी नहीं थी जिसको कच्ची रह गई हो। तो बहुत मेहनत से काम किया, तो लोग उस काम को अब याद कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि 5 साल एक वोट दे के इस हल्के को 5 मोड में डाल दिया। ये तो नॉन स्टॉप विकास चलता, और अब आगे फिर लोग चाहते हैं कि नॉन स्टॉप विकास चले। बिल्कुल। सर, अभी कुलदीप जी से भी हमारी बात हुई थी। जब हमने उनसे पूछा कि 2019 के अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ काम किया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे काम करने नहीं दिया, बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे कार्य करने नहीं दिया गया, बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग है। देखो, जिसको काम करने की नीयत होती है उसको कोई नहीं रोक सकता। और काम करने की नीयत हो तो बहुत कुछ कर सकते थे। वो तो केवल या तो गए ही नहीं, आप गांव में पूछना, 2 ही बात कहते हैं, या तो गए नहीं, गए तो जो घोषणा करके आए उनको पूरा करने के लिए नहीं गए। तो वो इस नाते से वो कोई भी काम यहाँ कर नहीं पाए। और जो है वो अब जो है वो लोगों के पास किस मुख से जाए, जबकि वो बहुत नज़दीक थे। जो है कोई ऐसा नहीं है कि वो नज़दीक नहीं थे सरकार के, काफ़ी नज़दीक थे वो सरकार के, विपक्ष में होते हुए भी। और काफ़ी सारी इसलिए वो घोषणाएं भी जा जाके करते थे, मैं ये करूँगा ये करूँगा। लेकिन जो है उन्होंने जो ध्यान नहीं दिया इस बात पर, उन्होंने अपनी ही चीज़ों पर ध्यान दिया। व्यक्तिगत जो है ध्यान ज़्यादा दिया खुद पर, और वो लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि हल्के पर जो विकास के लिए जो प्रयास करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किया। बल्कि वो ऐसे जिसको मैं कहूँगा कि प्राथमिकता नहीं रही एक तरह से हल्के का विकास होगा। सर, अगर कंपैरिजन किया जाए 2014 में जब आप थे तब के कार्यों को लेकर 2019 में जो कुलदीप जी के राज में कार्य हुए उनको लेकर, कितना फर्क आपको नजर आया? क्या कार्य ऐसे थे जो उनके राज में होने चाहिए थे जो नहीं हुए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें थी जो कंटिन्यूस हो सकती थी। और हर एक विधायक को पैसा भी हमारे मुख्यमंत्री जी तो सबको देते थे। और जैसे मैंने कहा कि वो काफ़ी नज़दीक थे, तो उनको तो काफ़ी प्रायोरिटी के साथ चीज़ें उनसे
सड़कों के लिए लिस्ट मांगी गई, उनसे बाकी सब मांगी गई, और वो उस नाते से बहुत सारे ग्रामीण विकास के लिए जो है, लेकिन वो जो उनको करना चाहिए था वो कर नहीं पाए, वो दूसरे कामों में ही ज़्यादा लगे रहे। मैंने कहा, मुझे लगा कि उनकी प्राथमिकता शायद ये नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे ड्रामे चलते रहे, जो ड्रामे भी लोगों को बाद में ध्यान में आए कि ये ड्रामा चल रहा है, और जो है वो विकास के काम इस इलाके पर हुए नहीं। बिल्कुल सर, इसी के साथ ये भी देखा जाए तो कल यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो आए हैं, वो चुनाव प्रचार के लिए आए थे, जनता के बीच में नजर वो आए, खासी भीड़ उस कार्यक्रम में देखी गई और जीत की हुंकार भी वहां से भरी गई। स्टार प्रचारकों का लगातार आपके पक्ष में आने का सिलसिला देखा गया है, कितना प्रभाव जनता पर देखा जाएगा? निश्चित रूप से कल राजनाथ सिंह जी का आना बहुत बड़ी बात थी, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। उन्होंने बाई रोड आए, वो देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, इनको बाई रोड बहुत दूर जाने की अनुमति नहीं होती है, आपको जानकारी है। वो उसके बावजूद भी 60 किलोमीटर जो पहले से तय नहीं था वो चल के आए, ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर जिस ढंग से उन्होंने संबोधित किया सभा को, अभिभूत हैं हम, शब्द नहीं है उसके लिए कोई, हम जो है उनका आभार व्यक्त करें उस नाते से। और भीड़ भी, जितनी भारी भीड़ जो है उस समय आई हुई थी, हमारी जो रैली स्थल था उससे दुगने लोग बाहर थे, तो इसलिए बहुत प्यार लोगों का मिल रहा है। और राजनाथ जी ने तो बहुत ही हमको जो है अभिभूत किया, ऐसा निर्णय लेकर। खुद उनका फ़ोन आया कि हेलीकॉप्टर में टेक्निकल खराबी आ गई और मैं बाई रोड आना चाह रहा हूँ। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी कृपा है। बिल्कुल, बाय रोड आके, वो भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, और हरियाणा में आके लोगों के बीच में मौजूद रहना, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, अगर देखा जाए निर्दलीय भी इस बार मैदान में है, क्या लग रहा है कि उनका कुछ अस्तित्व नजर आ रहा है जमीन पर? देखिए, हर कोई चुनाव मैदान में आता है, थोड़ी बहुत वोट तो जरूर लेता है, और उस नाते से कुछ वोट निर्दलीय लेंगे निश्चित रूप से, लेकिन जो विजय जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। सर, इस बार आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत दिखाना चाहूँगा, थोड़ा इस तरह भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको। एक्सीलेंसी सेंटर जो है, ये सामने जो है, ये फ्लोरिकल्चर का एक्सीलेंसी सेंटर यहाँ मुनीमपुर गांव में बना है। ये इलाका फूलों की खेती, थोड़ा आगे जाएंगे आप तब, ये फूलों की खेती के लिए जो है यहाँ बनाया गया है कि किस तरह से हम, अभी देखिए, अभी देखिए, अभी दिखाइए, अब दिखाइए, अब दिखाइए, अब दिखाइए, अब थोड़ा रोक लीजिए, ये देखिए, ये देखिए। क्योंकि दिल्ली का बहुत बड़ा बाजार हमारे पास में है, गुड़गांव का बहुत बड़ा बाजार हमारे पास है, और सबसे महंगी जो है, उतार दीजिए शीशा, सबसे महंगी जो है, थोड़ी और आगे ले लो, सबसे महंगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबसे महंगी जो है वो फसल कोई बिकती है तो वो फूलों की बिकती है। प्रति एकड़ सबसे ज़्यादा उत्पादन फूलों की खेती में होता है, सबसे ज़्यादा कमाई, अंदर ले लो, घुमा के ले आओ, सबसे ज़्यादा पैसा जो है फूलों की खेती में मिलता है। 10 गुलाब के फूल, वो आपको एक, जब आप ये बुके लेकर जाते हो तो 500 रुपये, 700 रुपये में मिलता है। आप 10 टमाटर नहीं बेच सकते इतने रुपए में, और लीले के फूल में तो 1000-1200 रुपये में मिलता है। इसलिए मैं चाहता था मेरा इलाका अमीर बने, और इतनी शानदार मेरे पास मार्केट है। मैं किसी का भी जन्मदिन, दिल्ली की किसी भी महिला का जन्मदिन, किसी भी पुरुष का जन्मदिन, किसी भी बच्चे का जन्मदिन, उसी दिन शाम को ताज़ा फूलों से बनवा सकता हूँ। ये बागवानी विभाग है हरियाणा का, जहाँ पे फूल एवं बीज उत्पादन तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र मुनीमपुर झज्जर का ये है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से कार्य किए गए हैं। खुद यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हैं इसकी व्याख्या कर रहे हैं किस तरीके से ये कार्य किए गए हैं, और हम ये भी चल रहे थे, लेकर आया हूँ, बनवाया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर रैया में है, आप जाएंगे तो चारों तरफ आपको तस्वीरें जरा दिखाएंगे। और 10 साल के शासन में कांग्रेस पार्टी अपना एक भी काम बताए, उनके पास 10 साल राज्य था, पटवारी से ऊपर अफसर नहीं था, पीने का पानी नहीं था, केवल चौधर के नाम का एक झंडा पकड़ाया हुआ था, इलाके की चौधर, इलाके की चौधर, किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं था। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ कि बताइए डेवलपमेंट था, कुछ चीज़ें कंसेप्ट के रूप में उनकी थी, मैं उनको मना नहीं करूँगा, डेवलप हमने किया। NCI एम्स को डेवलप हमने किया, आयुर्वेदा सेंटर को डेवलप हमने किया, उसके अलावा तो उनका कंसेप्ट भी नहीं था। नीलगाय घूमती थी KMP पर, आज आपकी गाड़ियाँ दौड़ती हैं। तो ये जो सारा का सारा इलाका डेवलप हुआ, उसी के कारण से लोगों को प्यार मिल रहा है। लोगों को लगता है कि भाई
अपने बीच में से कोई होता है तो उसको 1 रुपया मिलता है तो 1 रुपया अपने इलाके में खर्चता है। कोई बाहर से आता है, दूसरे जिलों से आता है, बाकी जगह से आता है, तो वो अपना पहला डेवलपमेंट करके बचे हुए थोड़े से पैसे देता है। ये फर्क है। सर एक तस्वीर आपसे जानना चाहेंगे कि बादली में एक बार फिर से अगर आप के ऊपर मौका आपको मौका दिया जाता है बादली में फिर से, तो एक ऐसी तस्वीर जो आपने सोची हुई है, एक ऐसी बादली विधानसभा की तस्वीर जो आपका सपना है जिसे आप साकार करना चाहेंगे, वो तस्वीर हम जानना चाहते हैं। देखिए, भविष्य का डेवलपमेंट बादली क्षेत्र में है। ऑर्बिटल ट्रेन आ रही है, गुड़गांव अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गया है, अड़ गया है बादली के विकसित होते होते। तो अब डेवलपमेंट कहाँ होगा? बादली में होगा। मेरा जो सारा का सारा चिंतन है, विजन है, वो ये है कि इलाके के डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए। होता क्या है कि इलाका डेवलप हो जाता है, वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन वहाँ जो पहले रहते थे वो कहाँ है? वो ऐसे खो जाते हैं जैसे पटेल नगर में शादीपुर, जैसे गुड़गांव में बसई, ये वो इलाके जो बिना जो जो डेवलपमेंट के जो रह बिना जाते हैं। डेवलपमेंट के रह जाते हैं ना। तो कहीं चक्करपुर खो जाता है गुड़गांव किसी इलाके में, कहीं नरसिंहपुर खो जाता है। मैं नहीं चाहता मेरा इलाका उस प्रकार से गायब हो जाए। मैं चाहता हूँ इलाके के साथ साथ ये भी डेवलप हो, ये लोग डेवलप हों, ये उसी मस्ती के साथ, उसी आदर के साथ, उसी गौरव के साथ जिसे अब रहते हैं, उतने ही गौरव के साथ। और साधन संपन्नता है तो उन साधन संपन्नता के साथ इस इलाके में साथ साथ विकसित हों, साथ साथ रहें। इसके लिए एक अच्छे प्रतिनिधि की जो इस बात के लिए भिड़ सके, लड़ सके। नहीं तो यहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट होगी, होने लग रही है। मुझे इस बात के लिए भी झगड़ना पड़ता है कई बार कि हमारे लोग जो ऐसे डेवलप्ड चीज़ों के बाहर कुछ काम करना लगते हैं, उनकी दुकानें हटाने लगते हैं जी। दुकानों को हटा दिया जाता है। हाँ, कि चाय की दुकानें यहाँ क्यों हैं, बाकी चीज़ों की दुकानें यहाँ क्यों हैं? लठ लेके खड़ा होना पड़ता है जी। ये डेवलपमेंट मेरे इलाके में हो रहा है। अगर मेरे इलाकों के लिए अगर आप उस डेवलपमेंट में मेरी हिस्सेदारी नहीं है, मेरे लोगों की हिस्सेदारी नहीं है, हमारे इलाके की हिस्सेदारी नहीं है, तो वो डेवलपमेंट के लिए हमने क्या करना है जी? मुझे अपने अपने हल्के के लोगों की हिस्सेदारी उसमें चाहिए। हम बढ़ें, साथ साथ बढ़ें। ऐसा नहीं हो कि इलाका विकसित हो जाए और हमारे लोग गायब हो जाए। तो सर इलाके को विकसित करने के साथ साथ लोगों का डेवलपमेंट आप सोच रहे हैं, और लगातार बीजेपी का एक ही नारा हमने देखा है, बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां। इसको लेकर क्या कुछ आपके मन में है कि किस तरीके से इस चीज को, क्योंकि बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा में युवाओं के लिए रोजगार। देखिए, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। मैं घोषणा पत्र लिखना मेरे जुम्मे था बीजेपी का, और इतना शानदार लिखा गया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पिट गया, उन्होंने दोबारा जारी करना पड़ा। पहली बार मैंने किसी पार्टी के घोषणा पत्र को इस तरह से पराजित होते हुए या पिटते हुए देखा। और मुझे उसी समय एक पत्रकार ने पूछा था कि कांग्रेस भी 2 लाख नौकरी कह रही है, आप भी 2 लाख नौकरी कह रहे हो। मैंने कहा बिना खर्ची पर्ची के कहलवाइए उनसे ज़रा। उनका तो एक विधायक कह रहा है कि 50 नौकरी पर 50 वोट पर 1 नौकरी। ये वही लोग हैं पिंकी जिन्होंने कभी कहा था 50 नसबंदी के केस ले ना 5 नसबंदी के केस लेके आओ, प्रमोशन देंगे। मुझे वो बात याद है जब हम बच्चे थे कि लोग केस इकट्ठा करते फिरते थे। तो इनके यही एक आदमी कह रहा है कि पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का भरेंगे। अरे चंडीगढ़ सेवा करने जा रहे हो, चंडीगढ़ लूटने के लिए जा रहे हो? एक कह रहा है कि 50 की जगह मैं 55 लेकर आऊँगा। तो ये जो इनकी मानसिकता है वो अभिव्यक्त हो गई है, और इन्होंने अपने ही उस पर जो है ना घोषणा पत्र पे वो कालिख लीप दी है, कुछ बचा नहीं है उसमें। सर कांग्रेस ने हमेशा अग्निवीर का मुद्दा बनाया है, लेकिन बीजेपी ने तो इस बार अपने जो घोषणा पत्र है उसमें साफ तौर पर कह दिया है कि अग्निवीर में 100% नौकरी अग्निवीरों को हम लोग देंगे। देखना मेरे जुम्मे था, हर फसल एमएसपी पे खरीदी जाएगी और हर अग्निवीर को लौटते ही नौकरी दी जाएगी। 5 लाख मकान बना कर दिए जाएंगे, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम समेत। लोग अपने जो है केवल और केवल लत्ते, कपड़े, बर्तन लेके घुस जाएं, बिजली भी फिटिंग करके देंगे। और 25 लाख तक का लोन जो है वो जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनके पास जमानत देने के लिए ज़मीनें नहीं होती, बीसीए में खास तौर से, उनको देंगे। और सबसे ज़्यादा मज़े तो बहनों के हैं। 18 से 60 साल की सभी बहनों को 2100 रुपये की मानतान वो हर महीने मिलेगी। कोथड़ी भी साल में 2 बार आती है, लेकिन ये सरकारी मानतान हर महीने आया करेगी। कॉलेज में जाने वाली बेटियों को स्कूटी देंगे। और देखिए, महिला चौपाड़ बनाएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ी क्रांति की बात है। मुझे याद है महिलाएं चौपाड़ में जाती नहीं थी, और मेरी दादी के समय में तो मुझे याद है चौपाड़ खाली हुई हो तो भी घूंघट निकाल लेते थे। मैंने कहा दादी यहाँ तो कोई भी नहीं है, भाई मर्द मानसों की जगह है, यहाँ घूंघट निकालते हैं। अब उसी दादी के पोते ने लिख दिया है कि महिलाओं की एक अलग से चौपाल।
ये महिलाओं की चौपाड़ का एक अलग ही देखा जाएगा हरियाणा में। किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम होगा ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी सुना हमने। नहीं देखिए, वो सत्संग करें, कीर्तन करें, जो है भजन करें, बैठ के चरखा कातें या कोई भी अपना ग्रामीण उद्योग करें, और उसके कारण से उनको अपने आपने एक फिल्म देखी है पंजाबी, गोडे गोडे चाव। बहनों को पहले बारात में नहीं जाने देते थे और बड़ी मेहनत करके वो किस तरह से बारात तक पहुंचती हैं। ऐसे ही ये एक क्रांति है जी, ये सामाजिक क्रांति है कि चौपाल केवल पुरुषों के लिए नहीं है, चौपाल महिलाओं के लिए भी है, बहनों के लिए भी है। मुझे तब भी सबसे ज़्यादा आनंद आया था जब मेरी बहुत सारी बहनें, बेटियां, जब मैंने शिक्षित पंचायत में लेकर आया था पंचायत मंत्री के नाते से, सरपंच बनी थी। लोग अपनी बेटियों को आईएएस बनाने में हिचक नहीं करते थे, सरपंच बनाने में हिचक करते थे। लेकिन उस निर्णय के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को सरपंच बनाया और मेरे लिए बहुत आनंद के पल थे। तो महिलाओं को सशक्त करना हरियाणा में, खेलों में तो अभी तक महिलाएं देखी गई हैं जिस तरीके से खेलों में जीतती आई हैं और पहलवानी में दमखम नजर आया है। ये एक अलग से आपने महिला चौपाड़ बनाकर एक नई शुरुआत यहाँ पर देखी जाएगी। मैं जब